नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले दुर्ग से खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पाटन जाने वाले हैं, उनका पाटन का दौरा है। आज रानी तराई में कार्यकर्ताओं से वे मुलाकात करेंगे। सेक्टर 8 के कार्यकर्ताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, और लोगों की समस्याएं भी वे सुनेंगे। यहाँ पर 5 दिनों का उनका ये दौरा है पाटन में। 5 दिनों तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ रहने वाले हैं और लोगों की समस्याएं सुनेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। इसके अलावा रानी तराई में कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी उनकी होनी है और सेक्टर 8 के कार्यकर्ताओं से वे मुलाकात करेंगे और लोगों की समस्याओं को भी सुनेंगे। कई गांवों के लोगों से वे मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं को जानेंगे। तो 5 दिनों का मुख्यमंत्री का पाटन ये दौरा है और काफी महत्वपूर्ण दौरा मुख्यमंत्री का। और कांकेर से खबर आपको बता रहे हैं। आज पार्थिव शरीर पहुंचेगा शहीद जवान का। तेलगरा पार्थिव देह पहुंचेगी। जम्मू कश्मीर में हरी राम तारम जो जवान हैं वे शहीद हो गए थे जम्मू कश्मीर में अपने ड्यूटी को करते हुए। बिहार रेजिमेंट में वे तैनात थे और माछिल सेक्टर में उनकी शहादत हुई। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई आज दी जानी है। तो उनकी पार्थिव देह पहुंचेगी और आज राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। और दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सड़क दुर्घटना में जवान की मौत हो गई। सुपेला थाना के सामने ये पूरा हादसा हुआ है। वाहन जो था उसके बारे में जानकारी नहीं लग पाई, किस वाहन ने टक्कर मारी, लेकिन अज्ञात बताया जा रहा है। और अज्ञात वाहन ने जो टक्कर मारी, इसी दौरान सीआईएसएफ के जवान जो कि ड्यूटी पर निकले हुए थे, उनकी दुर्घटना में मृत्यु हुई। ये बड़ी खबर दुर्ग से आपको हम बता रहे हैं और थाने के सामने ही ये दुर्घटना हुई है। वाहन कौन सा था ये अभी तक पता नहीं चल पाया कि किस वाहन से ये टक्कर मारी गई है। पूछताछ की जा रही है, जांच की जा रही है, लेकिन सीआईएसएफ के ये जवान ड्यूटी पर जाने के लिए निकले थे। मिथिलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, क्या जानकारी है इस दुर्घटना के बारे में? देखिए पुनीत, बताना चाहूंगा करीब ये सुबह 5:30 बजे की घटना है कि एक जवान जो है कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी में जिसका निवास था सुपेला थाना के समीप ये घटना हुई। जो बाइक से ड्यूटी जा रहा था, पहला ही दिन था जो ट्रांसफर होने के बाद इसकी जो ड्यूटी थी वो दुर्ग सेंट्रल जेल में लगाई गई थी। तो आज सुबह फर्स्ट शिफ्ट में वो जा रहा था, उसी दौरान वो सुपेला थाना के सामने सड़क हादसे का शिकार हो गया। किस वाहन ने टक्कर मारी है फिलहाल अज्ञात है, लेकिन ठोकर मारने के बाद में वाहन चालक जो है वो फरार हो गया है। किसी भारी वाहन से ये एक्सीडेंट हुआ है। तो पुलिस अभी मौके पर मौजूद है, पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि किस वाहन की चपेट में आने से ये मौत हुई है। तो फिलहाल एक सुबह से बड़ी दुखद घटना यही हुई है कि एक जवान जो है वो सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया है। बताया जाता है कि ये जो जवान था वो सीआईएसएफ का जवान था, जिसको जो गुरूर ब्लॉक में उसकी ड्यूटी थी और 1 सप्ताह पहले ही उसका ट्रांसफर दुर्ग सेंट्रल जेल में किया गया था। और उसी के तहत आज पहले दिन ही वो ड्यूटी जा रहा था जहां वो सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। जी, वाकई बेहद दर्दनाक ये हादसा। और अभी अभी ट्रांसफर हुआ था, पहला दिन था ड्यूटी ज्वाइन करने का, लेकिन इसी दौरान सड़क दुर्घटना में सीआईएसएफ के उस जवान की मौत हो गई। किस वाहन ने ठोकर मारी है ये पता नहीं चल पाया। सुबह सुबह के वक्त ये घटना घटी है। फिलहाल सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। धमतरी जिले में पुलिस चाकूबाजी की घटना की वजह से पुलिस काफी परेशान है। जिले में हर दिन तकरीबन एक चाकूबाजी की घटना सामने आ ही जाती है। पुलिस ने अब इस पर काबू पाने के लिए अलग से एक रणनीति तैयार की है। अब किसी के पास भी चाकू मिलने पर आर्म्स एक्ट लगाया जा रहा है और उसे सीधे जेल भेजा जा रहा है। इसके साथ ही शहर के कुछ दुकानों में इस तरह के डिजाइनर चाकू या हथियार फैंसी आइटम के तौर पर बेचे जा रहे हैं और ऐसी दुकानों की लिस्ट भी तैयार कर उन पर भी कार्रवाई की तैयारी है।
और वहीं जांजगीर चांपा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महिला पटवारी की पिटाई हुई थी। इस मामले में पिटाई करने वाला आरोपी युवक गिरफ्तार कर लिया गया है। मारपीट करने के बाद से वो फरार चल रहा था। नवागढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और नवागढ़ पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और मारपीट करने वाले युवक को गिरफ्तार किया। तो महिला पटवारी की पिटाई के मामले में पिटाई करने वाला आरोपी युवक आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। इधर दुर्ग से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। माता पिता की डांट से यह छात्र इतना परेशान हो गया कि इसने फांसी लगाने की कोशिश की और पुलिस को इसके बाद सुसाइड नोट भी मिला है। बीकॉम फर्स्ट ईयर का यह छात्र बताया जाता है। जामुल पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन बड़ी हैरानी कि माता पिता जो अपने बच्चे का बेहतर भविष्य चाहते हैं, अगर वो डांट भी रहे हैं तो इस छात्र को इतना बुरा लगा और इतना ज्यादा परेशान हो गया ये कि इसने फांसी जैसा कदम उठा लिया। तो छात्र ने फांसी लगा ली, जान दे दी। माता पिता की डांट से ये परेशान था और पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है। हालांकि इसमें क्या लिखा गया है ये अभी पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन ये जानकारी है कि ये छात्र बीकॉम फर्स्ट ईयर का छात्र था और जामुल पुलिस अब जांच में जुट गई है। डांट से छात्र इतना ज्यादा परेशान था कि इसने खुदकुशी जैसा कदम उठा लिया। हालांकि माता पिता अपने बच्चों को डांटते भी शायद इसीलिए ही हैं कि उनके बच्चों का भविष्य अच्छा हो, लेकिन अगर बच्चे इस प्रकार से कदम उठाएंगे तो क्या माता पिता अपने बच्चों को कोई बात समझा नहीं सकते? एक बार फिर से यह सवाल इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि एक छात्र ने इसी वजह से एक फांसी लगाकर अपनी जान दी। माता पिता ने किसी बात को लेकर डांटा और इसी बात से परेशान होकर बीकॉम फर्स्ट ईयर का यह छात्र था जिसने ये कदम उठा लिया, फांसी लगाकर जान दे दी। एक सुसाइड नोट भी छोड़ा गया है। हालांकि सुसाइड नोट में किस बात का जिक्र किया गया है ये अभी तक साफ नहीं है। पुलिस इस सुसाइड नोट की जांच कर रही है। मिथिलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, बड़ी हैरानी होती है, माता पिता अपने बच्चे के भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं और कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को डांट भी लगानी पड़ती है, लेकिन इस छात्र ने तो डांट की वजह से फांसी लगा ली, सुसाइड नोट छोड़ा है। क्या कहा है इस सुसाइड नोट में? देखिए, सुसाइड नोट में यही है कि वो अपने माता पिता से परेशान होने की बात लिखी है, लेकिन जब कोई माता पिता को डांटता है किसी अपने बच्चे को तो उसके हित के लिए डांटता है, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि उस डांट को कुछ गलत वे में ले लेते हैं स्टूडेंट और यही वजह रही कि इसमें फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। सुसाइडल नोट को जब्त किया गया है। अभी जो पेरेंट्स है वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है क्योंकि उनका एक जवान बेटा खत्म हो गया है। उसके बाद में अभी पूरी जांच के बाद में ही पुनीत स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार असली वजह क्या थी। फिलहाल जो सुसाइड नोट को जब्त किया गया और उसके बाद में जामुल पुलिस जांच कर रही है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो सुसाइड नोट जब्त कर लिया गया है, पुलिस भी जांच में जुटी हुई है, लेकिन वाकई में माता पिता अपने बच्चे को उसके अच्छे भविष्य के लिए अगर डांट भी देते हैं तो बच्चे ने इस बात को इतना गलत तरीके से ले लिया कि वो परेशान हो गया और उसने एक बेहद बड़ा कदम उठा लिया, फांसी लगा ली अपनी जान। और बालोद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पहले हाथियों का आतंक तो था ही, लेकिन अब यहां तेंदुए का भी आतंक देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से लोग जो हैं वो काफी खौफजदा हैं। तेंदुए के आतंक की वजह से ग्रामीणों में दहशत का आलम है। तेंदुए ने यहां पर गाय का शिकार भी किया है, जिसकी वजह से लोगों में और ज्यादा डर पैदा हो गया है। ग्रामीणों ने इसके बाद जैसे ही देखा कि एक मवेशी का शिकार कर लिया तेंदुए ने, तो वन विभाग को इसकी खबर दी गई। डोंडी ब्लॉक के चिहिरो गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो पहले हाथियों का आतंक पहले से ही यहां पर है और इसकी वजह से लोग ग्रामीण जो हैं वो काफी परेशान रहते हैं, लेकिन अब यहां पर तेंदुए की आमद हो गई है।
और इसने यहां एक मवेशी का शिकार भी कर लिया। इसके बाद लोगों ने जैसे ही देखा, इस मवेशी के शिकार की खबर लोगों तक जैसे ही पहुंची तो ग्रामीण काफी खौफजदा हो गए। खास तौर पर महिलाएं और बच्चे काफी परेशान हैं इसकी वजह से, और ग्रामीणों ने अब इसके बाद वन विभाग को खबर कर दी है। वन विभाग को जानकारी दे दी गई है कि यहाँ एक तेंदुआ घूम रहा है जो कि आतंक का पर्याय बना हुआ है, और उसने अभी एक गाय का शिकार कर लिया है। अब वन विभाग इस तेंदुए की तलाश शुरू करेगा। डोंडी ब्लॉक के चिहरो गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां के लोग खासे परेशान हैं इस खबर के सामने आने के बाद कि यहां पर एक शिकारी यानी कि तेंदुआ घूम रहा है। और चलिए एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मरवाही में उपचुनाव हुआ और कल इसके नतीजे आ जाएंगे। कल होनी है मतगणना और इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अभी से चप्पे चप्पे पर पुलिस ने पहरा लगा दिया है। जिला मुख्यालय गौरेला में काउंटिंग सेंटर जो बनाया गया है, मतगणना केंद्र के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है। मतगणना केंद्र में केवल और केवल जिन लोगों के पास होगा उन्हीं को चेकिंग के बाद प्रवेश दिया जाएगा। तो यहाँ तैयारियां काफी तगड़ी की गई हैं। और उपचुनाव जो मरवाही में हुआ, अजीत जोगी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई, विधानसभा सीट, और यहां पर पहली बार बगैर जोगी ये चुनाव हो रहा है। उपचुनाव है और इसमें सरकार ने भी पूरी कोशिश, कांग्रेस की तरफ से भी पूरी कोशिश की गई है इस उपचुनाव में। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपना पूरा जोर लगाया है। और ये उपचुनाव वैसे तो विधानसभा की गणित में कोई बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं करने वाला, लेकिन इसके बावजूद चूंकि ये अजीत जोगी की सीट थी, इसलिए इस सीट पर हो रहा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण और नाक का सवाल बना हुआ है, खास तौर पर कांग्रेस के लिए। दूसरी तरफ अजीत जोगी की पार्टी ने भी बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया है। जेसीसीजे ने भी बीजेपी को अपना समर्थन यहां दे दिया है। और ऐसे में चुनाव बेहद महत्वपूर्ण, बेहद रोचक हो गया। लोगों ने वोटिंग तो कर दी है, अब बारी है मतगणना की, और कल है मतगणना मरवाही उपचुनाव की। चप्पे चप्पे पर पुलिस ने यहां पहरा लगा दिया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। गौरेला में काउंटिंग होगी और खास तौर पर यहां प्रवेश उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनके पास होगा, और चेकिंग के बाद उन्हें एंट्री मिलेगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या अब 2 लाख को पार कर गई है। छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना के कुल 2,09,37 मामले सामने आ चुके हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो बीते 43 दिनों में 1 लाख नए मरीज मिल चुके, जबकि इसके पहले 1 लाख मरीजों के लिए 96 दिनों का इंतजार करना पड़ा था। यानी 96 दिनों में 1 लाख मरीज हुए थे, जो कि आधे ही दिनों में इस बार 1 लाख और हो गए हैं। बीते 43 दिनों में औसतन प्रतिदिन 2,325 नए मरीज मिले हैं, जबकि मौत के आंकड़ों में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। आगामी त्योहारी सीजन, ठंड का मौसम और वायु प्रदूषण को देखते हुए आने वाला वक्त काफी अहम होने वाला है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश सरकार की ओर से 1 दिसंबर से धान खरीदी के निर्णय पर तंज कसते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि जो सरकार किसानों के हित की दुहाई देती है, उस सरकार में किसान हित में फैसले नहीं लिए जा रहे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नवंबर में धान खरीदी की मांग को लेकर, किसानों के हितों को लेकर ब्लॉक से लेकर प्रदेश स्तर तक प्रदर्शन किया गया, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। इस सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है। नहीं तो आप सब लोगों को मालूम होगा कि धान खरीदी और किसानों की मांग को लेकर हम लोग पूरे प्रदेश में
प्रदेश स्तर में भी यहाँ रायपुर में हर जिला हेडक्वार्टर में और हर विकासखंड हेडक्वार्टर में 1 दिवसीय धरना भी दिए हैं और ज्ञापन भी भेजे हैं, लेकिन इस सरकार के कान में इधर धान खरीदी में हो रही देरी से मुंगेली के किसानों की परेशानियां बढ़ने लगी हैं। लोर में विधायक धर्मजीत सिंह ने इस मामले में प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार की लापरवाही और मिसमैनेजमेंट के कारण धान खरीदी में देरी हो रही है और किसान परेशान हैं। धान खरीदी में बहुत लेट हुआ है, किसान बहुत परेशान हैं। धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार की लापरवाही और सरकार के मिसमैनेजमेंट के कारण धान खरीदी लेट हो रहा है, जिससे किसानों को औने पौने भाव में व्यापारी और अन्य को सस्ते रेट में भी बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये बहुत दुखद है, ऐसा होना नहीं। इधर बेमेतरा में धान खरीदी से पहले पंजीयन कराने के लिए किसानों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। किसान घर से फॉर्म भरवाकर आ रहे हैं तो उनमें कई तरह की त्रुटियां पाई जा रही हैं। अधिकारियों की ओर से ये त्रुटियां निकाली जा रही हैं, जिसको ठीक कराने के लिए किसानों को फिर से भटकना पड़ रहा है। इसके साथ ही दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर बना हुआ है। पंजीयन करा रहा है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम है कि वापस कर देते हैं। हम भरत नहीं बना था भाई, नहीं भरत, हम पढ़े लिखे नहीं है, घर के ठान भरत नहीं है। इधर दुर्ग से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर निगम की सामान्य सभा की बैठक आज जो होने वाली है, काफी अहम बैठक, क्योंकि चुनाव के बाद ये सामान्य सभा की ये पहली बैठक है। सदन में यहां पर बजट पेश किया जाना है। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने इसके लिए खास तौर पर रणनीति बनाई है। इस बैठक में घमासान होने के भी आसार नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दुर्ग से निगम की सामान्य सभा की बैठक आज होनी है चुनाव के बाद, और ये पहली बैठक है। सदन में बजट प्रस्ताव पेश किया जाएगा। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी रणनीति बनाई है और आज जो सामान्य सभा की बैठक है, इसमें घमासान होने के आसार नजर आ रहे हैं। शिक्षा कर्मियों ने संविलियन पूर्व के बकाया वेतन की मांग को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ट्वीट किया है। शिक्षा कर्मियों ने संविलियन के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया, लेकिन जिन शिक्षा कर्मियों का 1 नवंबर से संविलियन हुआ है, उनका अक्टूबर तक के वेतन का भुगतान नहीं हो पाया। कुछ ही दिनों में दीपावली है और अगर वेतन नहीं मिलता है तो शिक्षा कर्मियों की दीपावली फीकी रह जाएगी। यही वजह है कि संविलियन अधिकार मंच ने मुख्यमंत्री को ट्वीट किया है और वेतन भुगतान करने की उनसे मांग की है। इधर बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ को लेकर एक अहम खुलासा हुआ है। अहम खुलासे के तहत पता यह चला है कि माओवादियों की तेलंगाना स्टेट कमेटी के साथ ये मुठभेड़ हुई थी और माओवादियों की CRC कंपनी के साथ जवानों की ये मुठभेड़ थी। मुठभेड़ में माओवादी नेता हरिभूषण और दामोदर भी शामिल थे। मुठभेड़ में CRC कंपनी का एक माओवादी ढेर हुआ था। वहीं घटनास्थल से 4 SBML भारी मात्रा में पाइप और टिफिन बम भी बरामद किए थे, जबकि माओवादियों के लगाए स्पाइक होल की चपेट में आने से 2 जवान जख्मी हुए थे। पामेड़ थाना क्षेत्र के मुकराज गुट्टा की पहाड़ियों में यह मुठभेड़ हुई थी। वहीं छतरपुर से खबर इस बीच आ रही है और ये बड़ी खबर है, जहां पर एक तेज रफ्तार कार कुएं में गिर गई है और कार में सवार 3 युवकों की पानी में डूबने की वजह से मौत हो गई। बेहद दर्दनाक ये हादसा। 3 मृतक आपस में रिश्तेदार बताए जाते हैं। देर रात फार्म हाउस से लौट रहे थे, इसी दौरान यह हादसा पेश हो गया और खजुराहो थाना क्षेत्र के बेनीगंज मार्ग की ये घटना है। तो ये जानकारी निकलकर सामने आई कि कुएं में एक तेज रफ्तार कार गिर जाती है और उसके बाद आप देखिए कि यहाँ कितनी भीड़ इस दुर्घटना के सामने आने के बाद लोगों की जुट गई। पानी में डूबने से 3 युवकों की मौत हुई है। आपस में रिश्तेदार ये बताए जाते हैं और ये देर रात को बताया ये जा रहा है कि फार्म हाउस से लौट रहे थे, इसी दौरान ये हादसा पेश आया है।
खजुराहो थाने के बेनीगंज मार्ग की ये घटना। हालांकि ये पता नहीं चल पाया अभी कि कैसे ये कार इतनी बेकाबू हो गई, लेकिन रफ्तार ज्यादा थी कार की और ये कार तेज रफ्तार में एक कुएं में जा गिरती है और वहां कार में सवार तीनों युवकों की मौत हो जाती है पानी में डूबने की वजह से। और ये देर रात हादसा पेश आया है। जानकारी के मुताबिक आपस में तीनों युवक जो इस हादसे के शिकार हुए हैं ये फार्म हाउस से लौट रहे थे और कार की रफ्तार काफी तेज थी। अनियंत्रित कार हुई और जाकर सीधे कुएं में जा गिरी। कुएं में पानी काफी ज्यादा था और युवक इस दौरान तीनों जो रिश्तेदार थे वे पानी में ही डूब गए और इसकी वजह से उनकी जान चली गई। तो छतरपुर से ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है, 3 युवकों की मौत हो गई इसमें। दूसरी तरफ सतना से भी आज एक दर्दनाक खबर आई, वहां पर भी कार और डंपर की भिड़ंत हो गई, उसमें भी 7 लोगों की मौत हो गई और 4 की हालत नाजुक बनी हुई है। तो दूसरी तरफ छतरपुर में 3 लोगों की जान चली गई। तो एक तरफ सतना और दूसरी तरफ छतरपुर, दोनों जगह से ये दर्दनाक और बड़े हादसों की खबर सामने आई। छतरपुर में 3 युवक तेज रफ्तार कार में बैठे हुए थे। ये बताया जा रहा है कि फार्म हाउस से लौट रहे थे। सुनील उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। सुनील, कैसे ये हादसा हुआ है, क्या जानकारी निकलकर सामने आई है, कैसे ये रफ्तार भरी कार कुएं में जा गिरी? जी दादा जी, पूरा मामला ये खजुराहो थाना क्षेत्र का है, जहां पर जो एक फार्म हाउस से जो है 3 लोग एक कार से अपने घर जा रहे थे और देर रात्रि की घटना है और अचानक से ही जो उनकी कार अनियंत्रित होकर जो है एक कुएं में गिर गई है और उसमें पानी भर जाने के चलते उसकी वजह से पानी भर जाने के चलते उसमें जो तीनों जो युवक थे उनकी तीनों की ही मौत हो गई। हालांकि प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है और उसके बाद जब वह वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन में पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं लेकिन उनको जब निकाला गया है तो मृत निकले हैं। जी, कुछ और जानकारी इसके बारे में निकलकर सामने आई है? ये तीनों युवक कौन थे, इनकी शिनाख्त हो पाई है? ये वो स्थानीय खजुराहो के रहवासी बताए जा रहे हैं तीनों युवक और आपस में जो एक दूसरे के रिश्तेदार ही बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर कहां से इतनी देर रात ये लौट रहे थे और फार्म हाउस के बाद ये घर पे लौट रहे थे, क्या वजह रही है और किस तरह से इनकी मौत हुई। हालांकि ये पीएम रिपोर्ट आने के बाद और पुलिस की जांच आने के बाद ये पूरी घटनाक्रम क्लियर हो पाएगा कि आखिर मुख्य वजह क्या रही और किस तरह से जो है इतना बड़ा हादसा हुआ है। परिजनों की तरफ से क्या बताया गया इस मामले में? कि परिजनों को सूचना दे दी गई है और परिजन मौके पर पहुंचे हैं और लगातार जो है पुलिस परिजनों से भी पूछताछ कर रही है कि जो तीनों युवक थे कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे और क्या पूरा घटनाक्रम है। हालांकि अब ये क्लियर होगा जांच के बाद, उसका कहना है कि पूरी जांच हो जाएगी उसके बाद सारे तथ्य जो है सामने आ जाएंगे। सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। ये हम देख रहे हैं तस्वीरें जो आई हैं, यहाँ पर लोगों का बड़ा मजमा लग गया। सुनी जी बिल्कुल, जैसे ही प्रशासन को जानकारी लगी, स्थानीय लोगों ने जानकारी दी थी कि देर रात्रि में यहाँ पे एक कार जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और एक कुएं में गिर गई है। हालांकि जब स्थानीय लोगों ने भी वहां पर मौके पर पहुंचे, उन्होंने निकालने का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय लोगों का प्रयास जो है सफल नहीं हो पाया। उसके बाद उन्होंने जो है पुलिस और प्रशासन को घटना की जानकारी दी और पुलिस प्रशासन ने फिर जेसीबी और भी अन्य जो मशीनें उसके साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 2 घंटे बाद कड़ी मशक्कत के बाद जो है उनकी सब निकाले गए। हालांकि पहले ये लग रहा था कि जो हादसा हुआ उसके बाद हो सकता है कि ये जीवित हों, लेकिन जब उनके रेस्क्यू किया गया तो उसके बाद वो मृत निकले हैं। जी, शुक्रिया सुनील आपका इस जानकारी के लिए। तो आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। 2 बड़ी दुर्घटनाएं पेश आई हैं मध्य प्रदेश में। एक तरफ सतना में 7 लोगों की मौत हो गई डंपर कार की भिड़ंत में और दूसरी तरफ ये छतरपुर से खबर, कार में सवार 3 युवकों की मौत हो गई पानी में डूबने की वजह से। तेज रफ्तार कार देर रात को जब ये अपने फार्म हाउस से लौट रहे थे, देखिए ये तस्वीर है, फार्म हाउस से जब लौट रहे थे तो इसी कुएं में जा गिरी और उसके बाद ये हादसे का शिकार।